इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पुराने जमाने का एडवर्ड नेरा का घर दिखाया जाता है। घर के कमरे में 3 छोटी बच्चियां खेल रही होती हैं जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने होते हैं। तभी अचानक तीनों बच्चियां खेलना बंद कर देती हैं और एकदम खामोश हो जाती हैं। उनकी हंसी गायब हो जाती है और वो तीनों कमरे के कोने में देखने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनजान ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही है या अपनी तरफ बुला रही है। वो तीनों बच्चियां अपनी जगह से उठती हैं और धीरे धीरे खिड़की की तरफ चलना शुरू करती हैं। वो खिड़की के पास पहुंचती है और उसे खोल देती हैं और वो बिना एक दूसरे को देखे और बिना किसी डर के खिड़की पर चढ़ जाती हैं और अगले ही पल वो तीनों बच्चियां खिड़की से जाती हैं। अब कहानी यहाँ से कुछ सालों आगे बढ़ती है और हम लंदन में आर्थर किप्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लॉयर है। आर्थर का चेहरा बहुत उदास है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्थर अपनी वाइफ स्टेला को खो चुका है जिसकी मौत चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई थी। आर्थर अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाया है और वो अपनी वाइफ को बहुत याद करता है। उसकी नौकरी भी खतरे में है क्योंकि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसके बॉस मिस्टर बेंटली उसे ऑफिस में बुलाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं। मिस्टर बेंटली कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दरअसल आर्थर को क्रिथिन जिफोर्ड नाम के एक छोटे और दूर दराज गाँव में जाना है। वहाँ इलमार्श हाउस नाम की एक जगह है जहाँ मिस एलिस ड्राब्लो रहती थी जिनकी मौत हो गई है। आर्थर का काम यह है कि वो वहाँ जाए और मिस ड्राब्लो के सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ कर लाए ताकि उनके घर को बेचा जा सके और ये आर्थर के लिए लास्ट चांस है अपनी नौकरी बचाने का। आर्थर मजबूरी में हाँ कर देता है और अपने छोटे बेटे जोसेफ को नानी के पास छोड़ देता है। अब इसके बाद आर्थर उस अनजान और सुनसान गाँव की तरफ निकल पड़ता है। सफर के दौरान ट्रेन में उसकी मुलाकात सैम डेली नाम के एक अमीर आदमी से होती है। सैम आर्थर को बताता है कि वो क्रिथिन जिफोर्ड का रहने वाला है और वहाँ के लोग थोड़े अजीब हैं। सैम की बातों से लगता है कि वो गांव किसी वजह से परेशान है या वहाँ कुछ गलत है। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ का मौसम बहुत खराब होता है। आर्थर स्टेशन से बाहर आता है लेकिन उसे लेने के लिए कोई गाड़ी वहाँ नहीं होती। वो देखता है कि गांव के लोग उसे बहुत अजीब और गुस्से वाली नजरों से देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आर्थर कोई बीमारी या मुसीबत लेकर उनके गांव में आया हो। आर्थर एक होटल में जाता है जहां उसे रुकना है लेकिन वहां का मालिक मिस्टर फिशर उसे मना कर देता है। मिस्टर फिशर झूठ बोलते हैं कि हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं है, हालांकि असलियत में पूरा होटल खाली होता है। आर्थर को समझ नहीं आता कि ये लोग इतने रूड क्यों हैं और वो उसे वहाँ से भगाना क्यों चाहते हैं। तभी वहाँ सैम डेली आ जाता है और वो मिस्टर फिशर से बात करता है। सैम की सिफारिश की वजह से आर्थर को एक रात के लिए कमरा मिल जाता है। आर्थर जब कमरे में जाता है तो उसे महसूस होता है कि लोग उसके बारे में धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हैं। अगली सुबह आर्थर मिस्टर जेरोम नाम के एक लोकल वकील से मिलने जाता है। मिस्टर जेरोम वो आदमी है जो मिस ड्राब्लो का काम देखते थे और आर्थर को उन्हीं से ही मिलना था। मिस्टर जेरोम भी आर्थर को देखकर खुश नहीं होते और उसे जल्दी वापस भेजने की कोशिश करते हैं। मिस्टर जेरोम कहते हैं कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स यहाँ ला दूंगा, तुम्हें उस घर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्थर जिद करता है कि मुझे घर देखना है और अपना काम पूरा करना है ताकि मेरे बॉस खुश हो जाएं। इसी दौरान मिस ड्राब्लो का फ्यूनरल होने वाला होता है और आर्थर वहां जाता है। चर्च के बाहर आर्थर देखता है कि गांव के बच्चे उसे खिड़कियों से और दीवारों के पीछे से घूर रहे हैं। कब्रिस्तान में जब मिस ड्राब्लो को दफनाया जा रहा होता है तो आर्थर की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो औरत थोड़ी दूर कब्रों के पीछे खड़ी होती है और उसने सर से पैर तक काले कपड़े पहने होते हैं। वो औरत बिना हिले आर्थर को घूर रही होती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत होती है। आर्थर को लगता है कि शायद वो भी कोई रिश्तेदार है जो दुख मनाने आई है। आर्थर मिस्टर जेरोम से पूछता है कि वो काले कपड़ों वाली औरत कौन है जो वहाँ खड़ी थी। ये सुनते ही मिस्टर जेरोम का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगता है। वो आर्थर को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आर्थर को पूरा यकीन है कि उसने किसी को देखा था। मिस्टर जेरोम आर्थर को वापस स्टेशन छोड़ने जाते हैं लेकिन आर्थर मना कर देता है। आर्थर एक टांगा किराए पर लाता है ताकि वो ईल मार्शल हाउस जा सके। गाड़ी चलाने वाला केकविक उसे बताता है कि ये घर आइलैंड पर बना हुआ है। इस रास्ते को 9 लाइव्स कोसवे कहते हैं जो समंदर के बीच से गुजरता है। जब समंदर में पानी बढ़ता है तो रास्ता पानी में डूब जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब पानी बढ़ता है तो घर दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। केकविक आर्थर को घर छोड़कर वहां से चला जाता है। आर्थर उस बड़े और डरावने घर को देखता है जो बिल्कुल अकेला और वीरान होता है। घर की हालत बहुत खराब होती है। घर के चारों तरफ दलदल होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। आर्थर जब घर के अंदर जाता है तो अंदर मोटी परत जमी होती है और जाले लगे होते हैं। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा
होता है। अब इसके बाद आर्थर अपना काम शुरू करता है और मिस्टर ब्लू के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद आर्थर को ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आर्थर को लगता है कि शायद कोई और भी घर में है, इसीलिए वो ऊपर जाता है। वो देखता है कि एक कमरा अंदर से बंद है और हैंडल घुमाने पर भी नहीं खुल रहा। और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही वुमेन इन ब्लैक कब्रिस्तान में खड़ी दिखती है। वो औरत वहीं खड़ी होकर आर्थर को सिर्फ देख रही होती है। आर्थर चिल्लाता है कि कौन है वहाँ और तेजी से नीचे भागता है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचता है तो वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है और वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और चारों तरफ गहरी धुंध छा जाती है। ये धुंध इतनी गहरी होती है कि आर्थर को अपना हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। आर्थर को धुंध में से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जो उसे काफी डरा देती हैं। उसे किसी गाड़ी के चलने की और घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है जो उसके करीब आ रही होती है। फिर अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज आती है जिससे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तब उसे एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है जो दलदल में डूब रहा है और मदद मांग रहा होता है। आर्थर उसकी मदद के लिए वहाँ भागता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई नहीं होता। आर्थर को एहसास होता है कि ये आवाज असली नहीं है बल्कि पुरानी यादें हैं जो उसके दिमाग में गूंज रही हैं। आर्थर बुरी तरह डर जाता है और वापस घर के अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद केकविक उसे लेने आता है। दरअसल आर्थर ने केकविक को वापस आने के लिए बोला था। अब आर्थर वापस गांव चला जाता है। गांव पहुंचकर आर्थर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वो एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है कि गाँव में एक इमरजेंसी हो गई है। 2 बच्चे अपने घर में एसिड पी लेते हैं और उनकी हालत खराब है। आर्थर वहां जाता है और देखता है कि वही बच्ची जो उसे होटल में दिखी थी वो मर गई है। गांव के लोग आर्थर को घेर लेते हैं और उसे गुस्से से देखते हैं जैसे ये सब उसने किया हो। उनका मानना है कि जब भी वो वुमेन इन ब्लैक दिखती है तब गांव का एक बच्चा मर जाता है। क्योंकि आर्थर ने उस औरत को देखा था इसीलिए आज उस बच्ची की मौत हुई है। सैम डेली आर्थर को बचाकर अपने घर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। सैम बताता है कि ये गाँव एक कर्ज के साए में जी रहा है। सैम कहता है कि लोग मानते हैं कि वो औरत जेनेट हेम्फ्रे है जो सबसे बदला ले रही है। सैम की वाइफ भी वहाँ होती है जो अपने ही ख्यालों में खोए रहती है और कुछ भी बोलती नहीं। दरअसल सैम की वाइफ अपने बेटे को खो चुकी है और अब वो पागलपन का शिकार है। अचानक मिस डेली अपने आप से बातें करने लगती है और टेबल पर छुरी से निशान बनाने लगती है। वो आर्थर से कहती है कि वो तुम्हारे बेटे को भी ले जाएगी। वो सबके बच्चों को ले जाती है। आर्थर ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि उसका बेटा जोसेफ जल्दी ही वहाँ आने वाला है। आर्थर फैसला करता है कि वो अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन काम खत्म करने के लिए उसे वापस ईल मार्श हाउस जाना होगा ताकि डॉक्यूमेंट्स ला सके। सैम डेली आर्थर को मना करता है कि वहाँ मत जाओ, वो जगह मनहूस है, लेकिन आर्थर जिद करता है कि मुझे बस एक रात रुककर अपना काम निपटाना है। सैम उसकी सेफ्टी के लिए अपना कुत्ता स्पाइडर उसके साथ भेज देता है ताकि वो अकेला ना हो। आर्थर और स्पाइडर उस वीरान घर में पहुँचते हैं और अब यहाँ पर रात भी हो चुकी है। इस बार आर्थर वहाँ रात रुकने वाला है। घर में घुप अंधेरा होता है। घर में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी होती है। आर्थर डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू करता है और उसे कुछ पुरानी चिट्ठियां मिलती हैं। इन चिट्ठियों से उसे पता चलता है कि जेनेट हेम्फ्रे मिस ट्रैब्लो की बहन थी। जेनेट का एक बेटा था जिसका नाम नेथनियल था और वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जेनेट मेंटली अनस्टेबल थी, इसलिए एलिस ट्रैब्लो ने उसका बच्चा उसे छीन लिया था। एलिस ने नेथनियल को गोद लिया था और जेनेट को उससे मिलने नहीं दिया जाता था। जेनेट ने चिट्ठियों में लिखा था कि मैं अपने बेटे को वापस लेकर रहूंगी और कभी माफ नहीं करूंगी। अब आर्थर चिट्ठियां पढ़ ही रहा होता है कि तभी आर्थर भौंकने लगता है और दरवाजे की तरफ देखता है। कुत्ता दरवाजे पर खड़ा होकर गुर्रा रहा है जैसे बाहर कोई खड़ा हो। आर्थर बाहर निकलता है और आवाज का पीछा करता है। तभी उसी ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है जो पहले बंद था और लॉक था। आर्थर दरवाजे को धक्का देता है और उस पार दरवाजा आसानी से खुल जाता है। ये एक बच्चों का कमरा होता है जहाँ ढेर सारे पुराने और अजीब खिलौने रखे होते हैं। कमरे के बीच में एक रॉकिंग चेयर है जो अपने आप ही हिल रही होती है। आर्थर डरते हुए चेयर को पकड़कर रोकता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है चेयर फिर से हिलने लगती है। तब आर्थर को एहसास होता है कि वहाँ कोई अनजान ताकत मौजूद है जो उसे डरा रही है। तभी कमरे में रखे हुए खिलौने अपने आप ही चिल्लाने लगते हैं। एक मैकेनिकल बंदर जोर जोर से बजने लगता है। ये देखकर आर्थर डर जाता है और पीछे हटकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन तभी पूरे घर में शोर शुरू हो जाता है और दीवारें हिलने लगती हैं। स्पाइडर भागकर नीचे जाता है और मेन गेट पर भौंकने लगता है। आर्थर नीचे आता है और देखता है कि धुंध के अंधेरे से परछाई
बुराइयां आ रही हैं। दरअसल ये दलदल से निकलने वाली आत्माएं हैं, वो बच्चे जो मरे थे। आर्थर समझ जाता है कि जेनेट की आत्मा सुकून नहीं चाहती, वो बदला चाहती है। उस रात आर्थर को लेटर से पता चलता है कि नेथनियल की मौत कैसे हुई थी। एक दिन जब नेथनियल गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी दलदल में फंस गई थी, जिसमें नेथनियल डूब गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। जेनेट ये सब खिड़की से देख रही थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल हो गई। बाद में जेनेट ने खुदकुशी कर ली थी और कसम खाई थी कि वो कभी माफ नहीं करेगी। आर्थर को लगता है कि अगर वो नेथनियल की लाश ढूंढकर उसे दफना दे तो शायद जेनेट की आत्मा को सुकून मिल जाएगा और ये कर्ज खत्म हो जाएगा। अगली सुबह आर्थर सैम डेली के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। सैम पहले तो मना करता है लेकिन फिर आर्थर की मदद करने के लिए मान जाता है। वो दोनों सैम की गाड़ी लेकर दलदल की तरफ जाते हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। आर्थर अपनी जान खतरे में डालकर कीचड़ के अंदर चला जाता है। वो और सैम रस्सी की मदद से दलदल के अंदर गाड़ी को ढूंढने लगते हैं। आर्थर पूरी तरह कीचड़ में डूब जाता है और उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही होती है। काफी मेहनत के बाद उसका हाथ गाड़ी के मलबे से टकराता है। आर्थर गाड़ी की खिड़की तोड़ता है और अंदर से नेथनियल की लाश निकालता है। वो लोग लाश को लेकर वापस ईल मार्श हाउस आते हैं ताकि आत्मा को शांत कर सकें। आर्थर नेथनियल की बॉडी को साफ करता है और उसे एक साफ कपड़े में लपेट देता है। वो लाश को नर्सरी रूम में रखता है और उसके आसपास उसके खिलौने सजा देता है। आर्थर और सैम इंतजार करते हैं कि अब जेनेट आएगी और अपने बेटे को देखकर शांत हो जाएगी। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वुमेन इन ब्लैक अंधेरे से विजिबल होती है और अपने बेटे की लाश की तरफ बढ़ती है। आर्थर कहता है कि देखो, हम तुम्हारे बेटे को वापस लाए हैं, अब शांत हो जाओ। लेकिन वो औरत जोर से चीखती है और आर्थर की तरफ दौड़ती है। तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। आर्थर और सैम को लगता है कि उन्होंने जेनेट की आत्मा को शांत कर दिया है। वो लोग नेथनियल को कब्रिस्तान में जेनेट की कब्र के पास दफना देते हैं। आर्थर सैम का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब मैं अपने बेटे के साथ वापस जाऊंगा। अगली सुबह आर्थर का बेटा जोसेफ और उसकी नैनी ट्रेन से वहाँ पहुँचते हैं। आर्थर स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो जोसेफ को देखकर बहुत खुश होता है। वो जोसेफ को गले लगाते है और कहता है कि हम अभी वापस लंदन जा रहे हैं। सैम डेली भी वहाँ आर्थर को अलविदा कहने आता है। जब आर्थर और सैम बात कर रहे होते हैं तभी जोसेफ उनका हाथ छोड़ देता है। जोसेफ प्लेटफॉर्म पर खेलने लगता है और धीरे धीरे पटरी की तरफ चलता है। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रैक्स के दूसरी तरफ वुमेन इन ब्लैक खड़ी है। वो जोसेफ को अपनी तरफ बुला रही है और जोसेफ हिप्नोटाइज हो गया है। आर्थर की नजर जोसेफ पर पड़ती है जो बिल्कुल ट्रेन के सामने खड़ा होता है। तब उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन वहाँ से आ रही होती है। आर्थर चिल्लाता है और जोसेफ को बचाने के लिए पटरी पर कूद जाता है। सैम डेली उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन आर्थर और जोसेफ के ऊपर से गुजर जाती है। अब इसके बाद आर्थर अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि जोसेफ उसके पास है और बिल्कुल ठीक है। आर्थर जोसेफ से पूछता है, तुम ठीक हो? आर्थर देखता है कि स्टेशन पर सब लोग उन्हें देखकर रो रहे हैं। सैम डेली उनकी लाशों को देख रहा होता है जो पटरी पर पड़ी हैं। तभी आर्थर को एहसास होता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब आत्मा बन गए हैं। तभी वहाँ एक सफेद रोशनी आती है और धुंध छाने लगती है। उस रोशनी में से एक औरत निकल कर आती है। दरअसल वो आर्थर की वाइफ स्टेला है। आर्थर स्टेला को देखकर खुश हो जाता है और जोसेफ अपनी माँ की तरफ भागता है। स्टेला जोसेफ को गोद में उठा लेती है और आर्थर का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन फिल्म यही खत्म नहीं होती। इसके बाद हमें वुमेन इन ब्लैक दिखाई देती है। वो अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और उन्हें जाते हुए देख रही है। इसका मतलब ये है कि कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी यही है और ना ही वो कर्ज खत्म हुआ। मतलब कि उस गांव का कोई भी बच्चा सेफ नहीं है। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।